हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। काफ़ी टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियोस कम हो गए हैं मेरे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको वो कंटेंट नहीं दूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपको पता ही है, दुनिया में इस टाइम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं और डरावनी भी हो रही हैं। एक तरफ वॉर चल रहा है ईरान में, और उसकी वजह से तेल की किल्लत, गैस की किल्लत हो रही है सबको, और इकनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोग तो मारे ही जा रहे हैं। और कब तक ये वॉर चलेगा, इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा, ये किसी को नहीं पता है। दूसरी तरफ एक पिक्चर आई है जिसने बहुत धमाल मचा दिया है, उसका हम रिव्यू करेंगे कुछ दिनों में, धुरंधर 2 का। और वो पिक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ उसका कॉन्टेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान और टेरर के साथ है। और उसका एक सिक्योरिटी डायमेंशन है, इसलिए वो पिक्चर इम्पोर्टेंट हो जाती है, और मेरे हिसाब से इसीलिए वो इतनी पॉपुलर हो रही है। इस सब के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनल इशू है इंडिया में जो चल रहा है, वो सिर्फ कुछ अमेरिकन्स या यूक्रेनियंस का पकड़ा जाना नहीं है, वो इलेक्शंस हैं। 5 राज्यों में 4 बड़े राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। और इनमें से 4 बड़े हैं, और इनमें सिर्फ एक स्टेट है जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वो है असम, और बाकी जगह नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है। तमिलनाडु में डीएमके है, और केरला में एलडीएफ है, लेफ्ट फ्रंट है, और बंगाल में आपको पता ही है, ममता की टीएमसी है। असम में भाजपा की सरकार है। तो इन सब 4 इलेक्शंस में बीजेपी का काम जो है, वो जो मुझे समझ आता है, वो सिंपल ये है कि अपना असम होल्ड कर लो और बंगाल को जीत लो। आप केरला में ऐसी पोजीशन में नहीं हैं कि जहां आप इलेक्शन जीत सकते हैं। आप सिर्फ चाहेंगे कि कांग्रेस का यूडीएफ फ्रंट ना आए पावर में, और कांग्रेस चाहेगी कि भी उनका मेन जो चांस बन रहा है वो केरल में बन रहा है, केरलम में बन रहा है, क्योंकि असम में जो हिमंता बिस्वास का पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है। इस सब के ये चारों इलेक्शंस अगर आप देखेंगे, तो इसमें बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु की हम कुछ सेकंड के लिए बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, तो स्टालिन के लिए बड़ा मुश्किल होगा वापस आना, और अगर आते भी हैं तो एक स्लिम मेजॉरिटी के साथ ही आ पाएंगे मेरे हिसाब से। तो उनका थोड़ा-सा स्टेचर या होल्ड कम हो जाएगा, और बहुत लाइकली है कि एआईए-डीएमके लेड अलायंस जो है एनडीए का, वो पावर में आ जाए, या वो बहुत ही क्लोज कर दे फाइट को और एक हंग असेंबली हो जाए या ऐसा कुछ हो। तो यही ओपिनियन पोल्स भी कह रहे हैं। बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? उसका एक कारण है बिकॉज़ वो बांग्लादेश से बॉर्डर है उसका। दूसरा कारण है, वहाँ पे बहुत वायलेंट हिस्ट्री रही है। सिर्फ़ उस स्टेट की नहीं, बट इलेक्शंस के टाइम जो अराजकता है और जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, इंटिमिडेशन है, वो तो है ही। तीसरा, इन्फिल्ट्रेशन जो होता है बांग्लादेश से, और फिर जो एक मुस्लिम अपीज़मेंट की राजनीति अपनाई है टीएमसी ने, उसको लेके भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट है दिल्ली में, क्योंकि उसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस होते हैं। अभी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, तो वहाँ पे जमात इस्लामी, वहाँ पे उन्होंने कुछ सीटें जीती जो कि इंडिया के बॉर्डर के पास में। अब जमात इस्लामी बांग्लादेश की एक बहुत ही निहायती रेडिकल इस्लामिक पार्टी है, और उसका बिल्कुल ही बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स में जीतना एक इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। कुछ दिन पहले हमने ये सुनाई पड़ रहा था कि बंगाल में एक नया स्टेट बना देंगे, कुछ बिहार के डिस्ट्रिक्ट और कुछ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट। फिर ये सुनाई पड़ रहा था कि भाई अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल का इलेक्शन यूजिंग 2021 डेटा, क्योंकि मेरे पास कोई ओपिनियन पोल नहीं है, मैंने भी देखे हैं वही पोल्स जो आपने देखे होंगे, और मैं बता दूंगा क्या पोल थे वो। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि असली में कितना क्लोज बैटल है ये, और जो दिख रहा है और जो पढ़ रहे हो आप न्यूज़पेपर्स में, जो यूट्यूब पे दिख रहा है, उस सब में बीच में सच्चाई कहाँ पे है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एसआईआर करके एक चीज़ चली है पिछले 4-5 महीने से, जिसने पूरा जो गेम है उसको पलट दिया है। और एसआईआर की एक और लिस्ट आज
जिसमें कुछ और नाम कटेंगे, वो आज अभी आने वाली है। एसआईआर जिसको नहीं पता है, वो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसमें आपको ये प्रूव करना है, अगर आपके माता-पिता या आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, कि आप इंडियन सिटिज़न हैं। वो आपको प्रूव नहीं करना है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी मिल गई तो आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। हमें भी देना पड़ रहा है। तो बंगाल का इलेक्शन 2021 में बीजेपी ने बहुत अच्छा कैंपेन रन करा था, उसमें खामियां भी थी, बट एटलीस्ट टॉप लेवल पे और जो दिखता था टीवी पे और जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, उसमें बीजेपी का स्वीप पक्का था। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो नॉट ओनली डिड बीजेपी लूज, दे लॉस्ट लाइक इन अ स्वीप, मतलब बिल्कुल ही ढह गए। इ- उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो लाइफ टाइम बेस्ट थी। 2 सीट से वो 77 सीट पे चले गए थे। ऑलमोस्ट 40% का वोट शेयर था। 2 हॉर्स रेस थी। फिर भी टीएमसी ने इतना लंबे मार्जिन से उन्हें हराया था, इतने आराम से उन्हें हराया था, कि आपको लगेगा कि भाई ये तो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा था और इसलिए वो जीत गए। तो सीधे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ और उससे आपको शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं कि असलियत क्या है और क्या नहीं है। अब ये मैं आपको एक वेबसाइट है इंडिया वोट्स, उस पे लेकर जा रहा हूँ, इस पे डेटा मिल जाता है सारा। अब आप देख सकते हैं कि करीब 6 करोड़ 90 लाख लोगों ने, 99 लाख लोगों ने वोट कर सकते थे, उसमें से 5 करोड़ 92 लाख ने वोट करा। 84% टर्नआउट हुआ। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको बता दूं कि करीब 67 लाख वोट्स जो हैं वो काटे जा चुके हैं, जिनका नाम 2 जगह था, या जो डेड वोटर्स हैं, शिफ्ट हो गए हैं, ये जो 6.99 था, ये बढ़ के 7.4 हो चुका था 2024 में। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने 77 से बढ़ के 90 सेगमेंट्स में लीड करा था, बाय द वे, करीब 2 साल पहले। अब आप देखो, टीएमसी को 2013 सीट मिली 48.5% वोट शेयर से, बीजेपी को 77, ऑलमोस्ट 10% शेयर का फर्क है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर किसी दो पार्टीज में डिफरेंस 10% का हो जाए, तो टीएमसी को कम से कम 260, 250, 240 सीट लानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से ये अंडरवेलमिंग नंबर है। अगर आपकी लीड 10% है, तो हम देखते हैं कि ये लीड के पीछे था क्या। अब आप अगर देखो सीट वाइज, तो ये इन्होंने मार्जिन दे रखा है, और मार्जिन का परसेंटेज है कितने वोटर्स हैं, कितने वोट पड़े, और उसका टर्नआउट क्या है। तो ऑब्वियसली जहां जहां मार्जिन बड़ा है, वहां पे टर्नआउट भी बड़ा है। 25,000 का टर्नआउट का फर्क है, 90% टर्नआउट है, तो 7,000 का है। ऐसे ऐसे आप करोगे, नीचे जाते जाओगे, तो आपको कुछ ऐसी सीट्स भी दिखेंगी जहां पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ 400 वोट, 6,000 वोट, 2,000 वोट, 20,000 वोट, 13,000 वोट। अब आप देखो, 2,37,000 का टोटल इलेक्टोरेट है, उसमें 85% ने वोट कर दिया है। 2 लाख के आसपास, उससे थोड़ा ज्यादा, और आपका मार्जिन सिर्फ 13,000 का है। तो इसका मतलब कि अब इसमें एक थर्ड पार्टी थी, उसने 60,000 वोट ले लिए, इसलिए ये डिफरेंस ऐसा है। कांग्रेस ने ले लिया बेसिकली यहाँ पे। कोई और सीट हम पकड़ते हैं। अब आप देखो, इसमें बीजेपी को ऑलमोस्ट 90,000 वोट्स मिले, टीएमसी को 62,000। इसका भी मार्जिन 25-26 हजार है, तो इसको तो आप डिफेंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो टर्नआउट कम है। अब हम देखते हैं कोई टीएमसी जो सीट जीती हो, ठीक है। अब इसमें ये टीएमसी ने सीट जीती सिर्फ 2,500 वोट से, लेकिन टर्नआउट 90% है। तो आपको दिख रहा है, एक सरसरी तौर पे ही जब मैं देख रहा हूँ, कि भाई जहां जहां टर्नआउट बहुत हाई हुआ था, वहां पे टीएमसी जीती थी। अब 67 लाख तो पहले ही निकल गए हैं, और ये बहुत लाइकली है कि करीब करीब 20 लाख 25 लाख और निकल जाएं, तो वो हो जाएगा करीब 90 लैक्स। और कुछ 20-25 लाख ऐड हो जाएं, तो नेट बेसिस पे फिर भी आपका जो टोटल इलेक्टोरल बेस होगा वो करीब 6.8
क्रोर्स का होना चाहिए या 6.9 इसके आसपास ही मेरे को लगता है वो बैठेगा। अब उस पे जो टर्नआउट होगा, क्योंकि वो 90 लैक्स जो थे, वो प्राइमरीली जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो टीएमसी को सपोर्ट करते थे और टीएमसी को वोट करते थे। अब अगर 90 लैक्स आपने निकाल दिए और हमने देखा उनका डिफरेंस जो था वोट्स में वो 10% था ऑन अ टर्नआउट ऑफ 5 करोड़ 92 लैक्स, मतलब 59 लैक्स का वोट्स का डिफरेंस था और 90 लाख यहाँ पे निकल गए। तो आपको एक माइनस ऑलमोस्ट 20 लैक्स का टीएमसी के लिए एक प्रॉब्लम दिख गया। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं कि इसी एनालिसिस एनालिसिस को, इसी डेटा को मैंने थोड़ा-सा अलग तरीके से करा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये। हाउ डू आई शो दिस? ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये डेटा ही वही डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये सारे जितना सारी सीट्स थी, इसमें टाइप भी दिया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट सीट है या जनरल क्लास की सीट है, किसने जीता, क्या नाम था, परसेंटेज क्या है, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमने कुछ इसका एनालिसिस करा, तो मुझे ये दिखा कि करीब करीब 15,000 से कम के मार्जिन की सीट्स करीब 100 से ऊपर हैं, 102 सीट्स हैं। तो जो कि 15,000 के नीचे के मार्जिन पे जीती गई हैं। वो जो 100 सीट्स हैं उसमें जनरल करीब 60% है, शेड्यूल कास्ट करीब 30% है और एसटी 5 है। ये मोस्टली सीट साउथ बंगाल में हैं, कुछ सेंट्रल में है और नॉर्थ में कम है। अब साउथ बंगाल जो है, बाय द वे, ये पता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो कि टीएमसी बिल्कुल पूरा खा जाता है। कलकत्ता में जहाँ तक मुझे पता है ऑलमोस्ट 70 ऑड सीट्स हैं और वो 70 में वो 60 सीट 65 सीट आराम से निकालता है टीएमसी। तो आप देखो वो डोमिनेशन जो है वो स्मॉल मार्जिन्स पे है। और इसमें अगर हम आगे देखें तो इन सीट्स में मोस्टली 65 से 60 सीट्स टीएमसी ने जीती हैं और बीजेपी ने सिर्फ 35 से 40 जीती हैं। मतलब अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो करीब 30 एडिशनल सीट्स टीएमसी ने यहाँ पे जीती हैं। और इन सीट्स पे जो टर्नआउट है वो नॉर्मली थोड़ा हायर साइड पे है। तो मैं ये बंद कर देता हूँ। तो मैंने आपको ये दिखाया है कि करीब 30 ऐसी सीट्स हैं, क्लियरली 30-35, जो कि क्लोजली बीजेपी ने लूज करी थी टीएमसी को, मोस्टली साउथ बंगाल एरिया में। और इन एरियाज में जो एसआईआर का इफेक्ट है वो बहुत हाई है। वो क्यों है? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन था, बहुत सारे नाम काटे गए हैं। एक जगह पे मुर्शिदाबाद है शायद, वो मुर्शिदाबाद में करीब ऑलमोस्ट 10 लाख वोट काटे गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक डिस्ट्रिक्ट से इतना सारा वोटर गायब करा गया है। मतलब इतना ज्यादा नकली वोट था। मैं आपको एक ओके, ये मैं आपको शेयर करता हूँ। एक सेकंड, आप मुझे एक सेकंड का मौका देंगे तो मैं ये लिंक क्रोम में खोल लूंगा तो आपको दिख जाएगा। वैसे मैं इस वेबसाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इस एनालिसिस के लिए हम उसको यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ मुझे डेटा दिखा जो कि इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो, ये एसआईआर का डेटा है। इसमें करीब करीब मुर्शिदाबाद में 11 लाख वोट्स काटे गए हैं, मालदा में 8 लैक्स, नॉर्थ दिनाजपुर में करीब 4,80,000। और ये सारे
करीब-करीब वो सीट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बिल्कुल ईस्टर्न बंगाल में आते हैं, जो कि बांग्लादेश से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे पास एक लिंक और है, अगर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और इसे खोल देता हूँ। ओके, तो हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि नॉर्थ 24 परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये हम थोड़ा गलत कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, करीब 20 सीट्स हो गई मुर्शिदाबाद में। अब 20 सीट्स में से 11 लाख करीब 50,000 पर सीट का डेटा वोटर गायब है। और इन सीट्स पे जो मार्जिन था वो 25 से 30,000 से कम था, और इसमें मैं वो 30 लाख ऐड नहीं कर रहा हूँ जो कि हो सकता है और कट जाए, जो कि अभी हियरिंग चल रही है जिसकी, तो वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 75,000। और हमें टर्नआउट नहीं पता है, और इस बारी जो सख्ती बरती जा रही है उससे ये ज़रूर हो सकता है कि भाई जो टोटल टर्नआउट हो वो कम हो जाए, बट ऑथेंटिक वोटर्स आएंगे और कुछ इंटिमिडेशन और वायलेंस कम होगा, तो बीजेपी के वोटर्स या नॉन टीएमसी के वोटर्स ज़्यादा बाहर आएंगे। इवन कांग्रेस के वोटर्स और बाकी अदर पार्टीज इंडिपेंडेंस के वोटर्स भी नहीं आ पाते होंगे, इट्स नॉट जस्ट बीजेपी। और बाकी बहुत सारी डायनामिक्स हैं, ईसी ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, बट मैं आपको एक कोर ऑफ द इशू बता रहा हूँ कि कितने वोटर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने वोट कटे हैं, उसका उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, देयरफॉर कितना डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट है, क्या मार्जिन था, और उस सीट को किसने जीता था। तो आप ये देख सकते हो कि इवन इन द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ टीएमसी, जो कि साउथ बंगाल है उनका, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे को ऐसा लगता है ये डेटा देख के कि कई ऐसी सीट्स हैं वो हारेंगे। अब मुर्शिदाबाद में अगर 20 सीट्स हैं और पहले उन्होंने 15 जीती या 16 जीती, तो इस बार उनको 10 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अटैक सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं है, कांग्रेस और लेफ्ट का, और कुछ मुस्लिम पार्टीज जो हैं जैसे ओवैसी की पार्टी है, और उन्होंने एक और अलायंस करा है एक और बंदे के साथ, तो ये सारा का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होने वाला है। तो आई एम इन माय व्यू टीएमसी और बीजेपी की पोजीशंस फ्लिप हो सकती हैं। अगर बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी या तो वापस उसी नंबर पे आ जाएगी अपने 90 में भी 100 पे, जो कि उन्होंने 2024 में जीती, बिकॉज ये इलेक्शन स्ट्रक्चर का इलेक्शन है कि क्या वोटर बिना भयभीत हुए और ऑथेंटिक वोटर आता है या नहीं आता है, और इनऑथेंटिक वोटर या फर्जी वोटर आता है या नहीं आता है। अगर आपने ये फिक्स कर दिया, आपका ठीक ठाक टर्नआउट हो गया, तो ये जो नंबर है 213 टीएमसी एंड बीजेपी 77, ये कुछ हद तक फ्लिप हो सकता है। और अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है बीजेपी 100, 105, 110 पे अटक जाए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एसआईआर एंड ऑल दैट। कुछ सीटें वो अपनी तरफ कर लेंगे, जैसे 30 सीट तो मैंने दिखाई दी, दिस इज ऑन टॉप ऑफ से 90, तो 120 सीट तो यही हो गई हैं, और जीतने के लिए आपको 145, 148 चाहिए, तो यू नॉट दैट फार अवे एज एन बीजेपी। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, नॉट जस्ट फॉर बंगाल, नॉट जस्ट फॉर बीजेपी, बट फॉर इंडिया। बिकॉज अगर बीजेपी वहां पे जीत जाती है फॉर इंस्टेंस, तो नॉट ओनली टीएमसी वहां से जाएगी, बट वहां पे एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करा जा सकता है, जो कि इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकती है, एक थ्रेट जो बांग्लादेश से आ रहा है उसको एड्रेस कर सकती है, अभी भी कर रहे हैं, बीएसएफ वहां पे लगी हुई है, बट स्टिल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपोजिशन जब होती है आपके खिलाफ,
तो उसमें यू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ट्राइंग टू ओवरकम दैट। तो आपका एक फ्लैंक काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम्स उसके बांग्लादेश के ईस्ट में मिज़ोरम और मणिपुर में भी हैं। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। और मैंने आपको डेटा दिखाया है, उसके हिसाब से ये इलेक्शन 2 ही तरफ जाएगा। ये क्लोज़ मैच मेरे को नहीं लगता। ये या तो बीजेपी स्वीप करेगी या अपने 2024 के नंबर से थोड़ा 10-15 आगे ले जाएगी। So thank you for watching. This was not an opinion poll. Opinion polls 115 तक दे रहे हैं बीजेपी को और टीएमसी को 155 दे रहे हैं कन्वीनियंटली। हो सकता है वो हो जाए, हो सकता है ना हो। बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, इस पे कमेंट करिए एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।